कैसे बतलाऊं कि मेरे मन में क्या है? किसको बतलाऊं कि मेरी मंजिल कहां है? किसी पर मुझे अब यकीन नहीं, क्योंकि हालात भी अभी सही नहीं। आखिर क्यों है इतना अकेलापन? आखिर क्यों है इतना शोर कि मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? एक दिन जब मैं अपने आप में खोया हुआ था, एक दिन जब मैं अपने आप में खोया हुआ था, तभी एक हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। जो ऊपर वाले का सहारा था, उसका एहसास था। वो कुछ कहना चाह रहा था, उसका ही एक इशारा था। वो कुछ कहना चाह रहा था, उसका ही एक इशारा था। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और तू ही वक्त है और मुझे तुझसे उम्मीदें हैं। और तू ही वक्त है और मुझे तुझसे उम्मीदें हैं। फिर एक रोशनी मेरे अंदर समा गई। फिर एक रोशनी मेरे अंदर समा गई, जो मेरे जुनून को रोशन करती है, हर दिन हारने से रोकती है। वो चाहता है कि मैं कुछ करूं। जब वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, तो फिर भला मैं कुछ क्यों ना करूं? तो फिर भला मैं कुछ क्यों ना करूं? तो फिर मैं हार क्यों मानूं? तो फिर मैं हार क्यों मानूं? जीत तो तय है, बस चलना पड़ेगा। जीत तो तय है, बस चलना पड़ेगा। अपने आप से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीत का मजा संघर्ष के बाद ही आता है। क्योंकि जीत का मजा संघर्ष के बाद ही आता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी लोग जो है हार्ट कनेक्ट को पसंद करते हैं और आप लिखते हैं उसमें कि जब हम दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कई बार हमको जो है वो अपने आप सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम शायद व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं, जबकि दूसरे कई लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी हमसे ज़्यादा बड़ी हैं। और ये जो तुलना है ना, जब हम तुलना करते हैं, यही तुलना हमको कई बार एनर्जी हमारे अंदर फूंक देती है, ऊर्जा को फूंक देती है, और जिससे हम जो है अपने रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं। देखो क्या होता है कि हर आदमी को जो है अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ सबसे बुरा हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यदि आप उनके सामने देखेंगे अपने आप को, तो आप पाएंगे कि नहीं, आप तो फिर भी बेहतर पोजीशन में हैं और आप कुछ करने की स्थिति में हैं, आप कुछ बदलने की स्थिति में हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई हालात नहीं है जिनको आप बदल ना सके। ऐसे कोई हालात नहीं है जिनको आप बदल ना सके, क्योंकि यदि बदलाव नहीं होगा तो आप जीवित ही नहीं होंगे। यदि आप जीवित हैं तो बदलाव प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति भी धीमे धीमे अपने आप को बदल रही होती है। ये बात अलग है कि उस बदलाव को हम एकदम से महसूस नहीं कर पाते हैं, पर धीमे धीमे हम उसमें ढल रहे होते हैं। और इसी को बायोलॉजी में लोग कहते हैं जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं।
हमारे जीवन में भी हम जो है कई सारे पड़ावों से गुजरते हैं, कई सारे अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद उससे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं और पुरानी यादों को हम पीछे रखकर भुलाकर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। जो लोग अतीत को, पुरानी बुरी यादों को जो है अपने अंदर सजो कर रखते हैं, बार बार उन्हें कुरेदते हैं, बार बार याद करते हैं, वे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना होता है उन्हें। वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो पीछे का, अतीत का बोझा ढो रहे होते हैं। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि जहां आप आज हैं और जिन परेशानियों को आप आज महसूस कर रहे हैं वे अतीत के कारण हैं, और आज आप जो करेंगे वही भविष्य बनेगा। मतलब हमारा वर्तमान ही हमारे आगे की नींव को तय करता है कि यदि वर्तमान में जाने पर हम जो वर्तमान में यदि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सिग्निफिकेंट हो, जिसका कोई मूल्य हो, तो हमारा भविष्य भी जो है वो अतीत के समान ही हमें ऐसा लगेगा भविष्य में भी जाकर कि हमने अतीत में शायद कुछ अच्छा नहीं किया है। सबके पास उतना ही वक्त है। मैं हमेशा कहता हूं, एक बात बतलाता हूं आप सब लोगों को कि हमारा जन्म का एक साल होता है और मृत्यु का एक ईयर होता है। जैसे सपोज कि किसी व्यक्ति का 1948 और डेथ हुआ उसका 2010, 1948-2010। तो ये जो डैश है ना, वही जीवन है। जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं वही जीवन है। 1948 जन्म ईयर था, मान लीजिए 2010 जो है वो उनका मृत्यु ईयर था। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा भाई ये दोनों ईयर तो हमें याद है, लेकिन एक में जन्म हुआ, एक में मृत्यु हो गई। बीच का जो डैश था ना, वही जीवन है और उसी को हम नहीं समझ पाते और उसके बारे में ही हम बात नहीं करते। तो हमको जो टाइम फ्रेम मिला है उसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। चलिए तो अब आज की हम पहली प्रॉब्लम को लेते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है, कई बच्चों को इसको फेस करना पड़ रहा है, वो है डिस्ट्रैक्शन एंड बैकलॉग। ठीक है, तो आपके सामने प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक रिपीटर हूं। आफ्टर 12th मैंने आपसे पढ़ने का डिसीजन लिया। सर मैं घर से बाहर अपने चाचा चाची के यहाँ पढ़ने आई हूँ। मुझे अलग से पढ़ाई के लिए रूम भी दिया। घर में लाइट की बहुत दिक्कत रहती है और बहुत सारा काम भी, इसलिए सर सितंबर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं टेस्ट में भी इंप्रूवमेंट कर रही थी, लेकिन उसके बाद मेरे रूम में मामा जी का लड़का भी रहने लगा। सर उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा अनवांटेड बात करता है, यहाँ तक कि मैं उससे उसकी बातों में पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती। सर मैंने अपनी प्रॉब्लम चाची के साथ भी शेयर की, लेकिन वो भी नहीं समझ रहे हैं। मेरा आज तक भी कोई बैकलॉग नहीं था, लेकिन अब मेरा बहुत सारा बैकलॉग लग गया है। सर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप कुछ सजेस्ट करें। देखिए, आपने बताया कि आप जो है घर से दूर चाचा चाची के पास में रहती हैं। आप पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बाकायदा आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप अच्छे से के, और लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके का कजिन या आपके साथ आकर रहने लगे हैं और वो बात करते हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना होता है कि आप अपने कजिन को साफ साफ कह दें कि देखो भाई ऐसा है कि हमको पढ़ना होता है, तो हमको आप प्यार से बोले। और गुस्से में बोलेंगे तो उसका वो अपोजिट रिएक्शन देगा उठ के। याद रखिए, कई बातें ऐसी हैं जो आप गुस्से में बोलते हो ना, तो सामने वाला व्यक्ति रिएक्ट करता है। आपको रिएक्शन को रोकना है, आपको एक्शन को मोटिवेट करना है। आपको उसको बोलना है कि देखो भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मुझे चाहिए कि तुम मेरे को थोड़ी मदद करो। मैं पढ़ती हूँ ना, तुम मुझसे कुछ बातें करेंगे, तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करो। अपनी बुक दे दीजिए उसको कि पूछो चलो कि अरे आप जब देखो, कई बार क्या होता है, कई लोगों की हैबिट होती है बात करने की। वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आप उनको काम पकड़ा दीजिए, चलो ठीक है तुम एनसीईआरटी बुक उठाओ भाई, एक काम करते, कोई अच्छी काम की बात करते हैं। तुम मुझसे कुछ पूछ, चल फिजिक्स में पूछ, केमिस्ट्री में पूछ, मुझसे बायोलॉजी में पूछ। तो थोड़े समय के बाद वो खुद ही, या तो वो पढ़ने वाला नहीं होगा तो खुद ही अलग हट जाएगा वो, और पढ़ने वाला होगा तो पूछ लेगा आपसे, वो आपकी हेल्प हो गई एक प्रकार से। कई बार हमें जो चीजें हमें समस्या दिखाई पड़ती है उनमें से भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आपको अब जो आपकी जो प्रॉब्लम आई, इससे मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया
कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, ये बात है 96 की बात है, तो हम लोग 96 बैच हमारा था, तो 97 के में जब हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लैंडलॉर्ड थे, यानी उस जमाने में जो गवर्नमेंट हॉस्टल था, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, वो फर्स्ट ईयर में मिलता ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में क्या था, बहुत रैगिंग थी उस जमाने में, तो कई सारे बच्चे हॉस्टल नहीं लिया करते थे, तो प्राइवेट हॉस्टल था। एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हैदर, और बहुत ही मतलब बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। तो वो डॉक्टर साहब के यहाँ पे हमने को ना एक हॉस्टल जो है वो उनका बहुत बड़ा सा घर था। वो पुराने कोई पुश्तैनी नवाब टाइप के कोई रिलेटिव थे वो भोपाल के अंदर, तो उनका एक अच्छा बड़ा सा घर था, तो उसमें उन्होंने जो है हॉस्टल बना रखा था। केवल एमबीबीएस के बच्चों को, डॉक्टर्स को दिया करते थे वो। तो हम लोगों ने, हमें, मेरे दोस्त 2-3 लोगों ने, हम लोगों ने हॉस्टल वहां पे ले रखा था, अलग अलग कमरे ले रखे थे। तो अब उन डॉक्टर साहब का एक बेटा था, और वो बेटा जो है वो बीएचएमएस कर रहा था। अब बीएचएमएस और एमबीबीएस मतलब फर्क तो है यार, बहुत भारी फर्क है। हम लोग उस समय जीएमसी के अंदर थे, वो प्राइवेट कॉलेज से बीएचएमएस कर रहा था, तो उसके पास वक्त ही वक्त। तो उसके पिताजी ने एक दिन उसको बोला कि देखो ऐसा है कि तुम भले ही एमबीबीएस ना कर रहे हो, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूं, तुमको आगे चलकर प्रैक्टिस संभालनी पड़ेगी, तो ये जो एमबीबीएस वाले लड़के रहने आए हैं ना, उनके साथ जाके तुम पढ़ा करो, तो तुमको कुछ सीखने मिलेगा। पिताजी का ऑर्डर, सजाद भाई आ गए, तो ऊपर कमरे में आ जाएं अपना, और कमरे में आने के बाद, बैठने के बाद जो है वो अब हम लोग को का पढ़ने का वक्त, कॉलेज से आने के बाद हम लोग रात को जो है 8 बजे डिनर के बाद ना 8 बजे टिफिन आ जाया करता, 7:30 बजे टिफिन आता था हमारा। खाना खा के 8 से लेकर रात को 1 बजे तक हम लोग पढ़ा करते थे। अब भाई साहब जो है वो अपने घर से निकले, और अब चूंकि उनका घर लगा ही हुआ था, वो हमारे कमरे, मेरे कमरे में आ जाए, या मेरा दोस्त इंसाफ था उसके कमरे में चले जाए, वहां जाकर जो है वो हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, अपना फोकस करके टेबल लैम्प आगे पढ़ रहे हैं, वो आ जाए अपना, और उसके बाद अपने कॉलेज के किस्से सुनाए। अरे पता भाई कि हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ। अरे खामिया सुनो तो बात जरा के। अपन बोले भाई पढ़ रहे हैं यार। अरे क्या इतना क्या, देखो ऐसा है वैसा है, वो तमाम तरह की कहानी सुनाएगा, ये बताएगा, फिर इस मोहल्ले की कहानी, उस मोहल्ले की कहानी, क्या फिर बताएगा कि मेरा ऐसा चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ है वो जो है सुहावने दिन आ चुके हैं। मतलब वो अपनी, तुम समझ सकते हो, तो अपने किस्से कहानी सुनाएगा, आधे झूठे आधे सच्चे, पर थे सब किस्से सुनाया करता था वो। हम बड़े परेशान 1-2 दिन। अब अंकल जी से बोल नहीं सकते थे कि डॉक्टर साहब से बोलेंगे, डॉक्टर साहब मतलब अच्छा नहीं था ना, वो अपने लैंडलॉर्ड भी हैं बेचारे, इतना हेल्प करते हैं हम लोगों की, और क्या बोले, उनके लड़के को भगाएं कैसे। तो हमने एक ही उपाय अपनाया, हमने कहा भाई एक काम कर, तुम आ गए ना, अब तुम ये पकड़ो, फिजियोलॉजी की बुक पकड़ो, और तुम इसमें जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको तुम मार्क कर दो। एक बुक पकड़ा दी, हाईलाइटर दे दिया कि हाईलाइट कर दो, है ना, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट लगता है ये तुम अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, और हमको बताना बाद में ना, तुमसे हम सीखेंगे, तुम हमको डॉक्टर साहब के बेटे हो, तुम बहुत होशियार हो। वो खुश एकदम, जैसे अपन ने बोला तुम बहुत होशियार हो, एकदम सीना तान के, हाँ वो तो है। वो क्या है कि अपन बीएचए में जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपना नॉलेज एमबीबीएस और एमडी लेवल का ऊपर का नॉलेज है। हमने कहा वो दिखता है चेहरे पे, तेरे चेहरे से नूर टपकता है भाई, तो एक काम कर, तू हाईलाइट कर दे। एक आध दिन तो किया, अगले दिन बता, अरे भाई सब हाईलाइट हो गया। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, अब तो उसके नोट्स बना ले हम लोगों के लिए, अब तो एमबीबीएस वाले बच्चों की हेल्प करेगा तो कितना अच्छा लगेगा कि हम बताएंगे कि हम लोग कॉलेज में टॉप किए जस्ट बिकॉज ऑफ सजाद भाई। कितना होशियार आदमी भाई तू। 2-4 दिन तो उसने देखा, उसने कहा यार जैसे ही आता हूं ये लोग उस बात सुनते नहीं, मुझे काम में लगाए थे। 2-5 दिन आए वो अपना, उन्होंने थोड़ा बहुत काम करके देखा, फिर उनको लगा यार ये तो बहुत बोर काम है। हमने कहा भाई चाय ही बना दो, चलो तुम तो बस काम नहीं है, फ्री होगा चाय, चलो चाय जल्दी काम होगा, चाय बना दो हम लोग के लिए, हम चाय पियेंगे। सब उस जमाने में स्टोव रखा करते थे हम लोग। 2-5 दिन के बाद आना बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या होता है कि आप है ना, जब भागते हैं ना तो चीजें आपके पीछे पड़ती हैं। आप सामने, आप बोलो उसको कि आप मुझसे पूछो, ठीक है मेरी हेल्प कर, तू पढ़ने में चल, भाई ये हेल्प करेगा, क्यों नहीं हेल्प करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप जिन चीजों को समस्या समझते हैं ना, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा नहीं हो पाएगा, सर नहीं, मैं कह रहा हूं तुम करके देखो ना। वो भी सोचेगा कि बहन को हुआ क्या, एकदम अचानक से क्या हो गया इसको, के बहुत पहले पढ़ रही थी, अभी क्या होता है उसको मीन टाइप फीलिंग, उसको लगता है कि आप पढ़ रही हैं, आप अपने फोकस करें, आप उसको इन्वॉल्व कर लो अपनी पढ़ाई में कि चल तू फिजिक्स के फॉर्मूले ये मैंने टिक कर दी, तू लिख कर कागज में लिख दे, अपन दीवार पर चिपकाएंगे, याद करेंगे।
चल, है ना, तू मुझसे पूछ, मैं तुझसे तेरी पढ़ाई का पूछती हूं। तो उससे आप देखेंगे एक अलग सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा, आपको बेहतर लगने लगेगा। वो आपसे पूछेगा रोज, वो आपकी छेड़ करेगा कि आपको नहीं बन रहा है, इसमें उसे खुशी मिलेगी। पूछेगा, पूछने पर आपसे नहीं बनेगा, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी। कभी इसका बुरा नहीं मानना। तो ये कर देख सकते हैं हम, ठीक है। तो रही बात बैकलॉग की, बेटा देखो ऐसा है कि थोड़ा सा बायोमेंटर्स में प्रेशर बहुत ज्यादा है। बायोमेंटर में 6 से 8 घंटे, 6 घंटा, 7 घंटा, 8, कभी कभी 8 घंटे तक भी क्लास लगती है। लेकिन वो सिलेबस को इन डेप्थ कवरेज करने के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी का जो मेहनत है ना, ये हमको रिजल्ट देगा। क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट कर हम जो है वो अपना रिजल्ट नहीं ला पा सकते। बायोमेंटर्स बहुत ज्यादा हम रिजल्ट का ढोल नहीं पीटते हैं, पर सबसे अच्छा रिजल्ट बायोमेंटर्स का ही रहता है नीट के अंदर। तो बायोमेंटर्स केवल इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम अपना क्वालिटी काम करेंगे, तुम अपना क्वालिटी समर्पण 100% दो, रिजल्ट मिलेगा। तो जो लग गया बैकलॉग बेटा, उसको वीकेंड में छुट्टियों में से कवर कर लो, और अब जो है आगे से बैकलॉग ना लगे इस बात को इंश्योर कर लो, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जो फ्रेंडशिप, लव और स्टडी पर बेस्ड है। सर मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, मेरी रियल एज 20 हो चुकी है और मेरी डॉक्यूमेंट्री एज अभी 18.5 है। मेरा अभी बीएससी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। मेरे पापा ने डॉक्यूमेंट में मेरी एज रिड्यूस करके लिखवाई थी कि आगे चलकर मुझे उसका बेनिफिट मिल सके। मेरा पिछला स्टडी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा और मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, और 12th में मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैंने सिर्फ 65% ही स्कोर कर पाया। मैं यूपी बोर्ड से हूं। सर जब से मैंने बायोमेंटर ज्वाइन किया है, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा हूं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि पिछले काफी टाइम पहले फेसबुक मैसेंजर पर एक लड़की मुझसे जुड़ी हुई है, और मैं उसको बाय फेस भी जानता था, क्योंकि वो भी उसी विलेज से है। जब पहली बार उसका मैसेज आया तो वो बोली कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? मैंने कहा यस। तो वो बोली मुझे भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या प्लीज आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे? तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही कभी कभी हमारी चैट होती थी, और एक दिन ऐसा आया कि वो नॉर्मल सी चैट कब फ्रेंडशिप में बदल गई पता ही नहीं चला। अब मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि वो फ्रेंडशिप मेरी स्टडी को अफेक्ट कर रही है, और उसी के चलते मेरी डेली लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हो पाते, और हर दिन बैकलॉग बढ़ता जाता है। और उस लड़की के पेरेंट की इच्छा नहीं है कि वो नीट करे, तो अब वो एसएससी कर रही है, नीट भी नहीं कर रही है। लेकिन वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती, और शायद मैं भी नहीं तोड़ना चाहता। हैबिट सी पड़ गई है हाँ दोनों लोगों को। सर मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता। सर प्लीज गिव मी बेटर एडवाइस। अब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, अब इसको प्रॉब्लम बोलूं या क्या बोलूं, ये भी एक बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ है। तुम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? तुम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम है ना अपनी स्टडीज को और अपने प्यार को मिक्स कर लेते हो, कॉकटेल बना लेते हो तुम उसका। थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, दोनों को मिलाया, मिक्सर में ब्लेंडर में डाल दिया उसको, मिक्स कर दिया उसको, और बोल रहे हो साहब बुरा बना। पढ़ाई कहती है कि प्यार मत कर, और प्यार कहता है कि पढ़ाई तुझे करने नहीं दूंगी मैं। प्यार कहने का मतलब फीलिंग्स, भावना है। और एक मजे की बात आपको बताऊं मैं, जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि उस प्रेम को अचीव करने के लिए आप आउटस्टैंडिंग कुछ कर जाएं। दूसरा होता है उस प्रेम के चलते आप अपना नॉर्मल लाइफ भी आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल लें। ना प्रेम मिलेगा, ना जीवन बचेगा, ना कुछ अच्छा होगा। तो अब तुमने सोचना है ये चीज कि यदि वाकई में तुम इतने सीरियस हो, तुम्हें उसकी हैबिट हो गई है, तुम्हारा मन नहीं करता है, तुम धोखा देना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में सीरियस हो उसके लिए। तो तुम अभी सीरियस हो, तुम प्यार करते हो, प्रेम रखते हो, तो क्या तुम डिजर्विंग बनना चाहोगे? आर यू रेडी टू बिकम ए डिजर्विंग पर्सन? कि एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सको, तुम उसको, उस प्रेम को तुम जो है आज के 10-20 साल बाद जब तुम लोग साथ रहोगे, तुम इसे याद कर सको कि यार हम लोगों ने उस समय का प्रेम है हमारा, और वो दिन तुम्हें अच्छे याद आए और तुम्हें अपना डिसीजन सही लगे।
क्या तुम ये नहीं चाहते हो? तो फिर डिस्ट्रक्शन किस बात का? तुमको तो प्रेम को ताकत बनाना चाहिए। तुमको तो बोलना चाहिए कि भैया ठीक है, ये नीट नहीं कर रही है, अब मैं नीट करके डॉक्टर बनूंगा, फिर इसके घर एक दिन जाऊंगा तो इसके घर वाले भी बोलेंगे कि यार कितना अच्छा लड़का मिल गया हमको। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए? तुम क्या है, तुम ख्यालों में खोकर तुम पढ़ाई बंद कर रहे हो। अरे इतने ख्यालों में खोएगा ना तो केवल ख्याल रह जाएंगे बेटा। मैं जो कहता हूं हार्ट कनेक्ट में दिल से कहता हूं। तू इतने ख्यालों में खोएगा ना तो वो लड़की एक दिन ख्याल बन के ही रह जाएगी, भले ही तेरे से प्रेम रखती हो, कुछ भी होती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, या हो भी संभव भी हो जाएगा तो तुम लोग बोलोगे कि यार कुछ कर लेते तो अच्छा होता उस जमाने में। तो रिग्रेट सबसे बुरी चीज है, तो इसको क्यों ना हथियार बनाया जाए इसको। अरे एक अच्छा दोस्त मिलना, एक अच्छा कंपेनियन मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते आप कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हम इंसान है यार, हमारे फीलिंग्स है, हमारा भी लिम्बिक सिस्टम काम करता है, सब कुछ हटके प्रेम भी लगता रहता है, अच्छा भी लगता है मन में के। वो एक जब नहीं मिलो, नहीं बात करो तो खाली डब्बे की जैसी फीलिंग आती है। जब मिलने जाओ तो एक बेकरारी होती है। हर बार कुछ है, जब मिलकर आने के बाद, बात करने के बाद बातें दिमाग में टिंग 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 घूमती रहती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप धोखा देना नहीं चाहते हैं, आप लॉयल हैं, और क्या चाहिए? आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुमने प्रेम को पढ़ने से मिक्स करके बैकलॉग लगा रहे हो, अपना रास्ता तैयार कर रहे हो कि मैं नीट में नहीं जा पाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिजर्विंग भी नहीं बचूंगा। तुम चाहते हो वाकई में ऐसा करना? तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो वीडियो को डिसलाइक करो, बंद करो, और 4 बातें फेंके कि तो पागल हो गए सर, तो निकल जाओ यहां से। लेकिन सच्चाई तो यही है भाई, सच्चाई तो यही है, हृदय से कह रहा हूं, सच तो यही है कि तू आज के 4-5 साल में बेटा जब याद करेगा ना, लगेगा यार सर वो आदमी जो है वो खड़ूस था पर बोलता सही था। ठीक है, तो जो है खड़ूस भी बोलोगे सुन लेंगे यार, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप को, उसको आप बात करते एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हम इतने बजे कांटेक्ट करेंगे, इतनी देर ही बात करेंगे, और तुम मुझे मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम अच्छे से तैयारी करो, तुम एसएससी निकालो और किसी पोस्ट पर पहुंचो। मैं अपने आप को बोलता हूं, तुम मुझे बोला करो कि तुम अच्छे से पढ़ो। आज तुमने क्या पढ़ा दिन भर में? जब बाबू सोना के बीच में जो होता है ना, कि बाबू और सोना के बीच में जो खाली गैप होता है ना, उस गैप में ये पूछ लिया करो पढ़ाई कैसी चल रही है। तुम करोगे, तुम टॉप करोगे, तुम अच्छा करके दिखाना। यार ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई प्रेम के दुश्मन है, हम कोई प्रेम चुपड़ा थोड़ी ना है। हमें भी एक जमाने में प्रेम था। मैं और मेरी वाइफ भारती, हम भी जो है वो एक दूसरे को पसंद करते थे, बातें करते थे। वो हमेशा मोटिवेट करती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी। मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता था। मेरे पास जो है मतलब मैंने कभी किसी जमाने में जो है वो एक ये डायरी है 2003, आप ईयर देख सकते, 2003 के ये डायरी मैंने उसको गिफ्ट की थी। 2003 का जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरी है, तो ये उसी समय की, ये कोई नई नहीं है। ठीक है, मैं देखो डायरी के फ्रंट आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है मैंने उसको, के क्या लिखा हुआ? ये मेरे प्रेम के समय की ऐतिहासिक डायरी है। ये 2003 मतलब इतिहास बन चुका, कितना हो गया अब इसको साल के। क्या लिखा है? टू भारती, सभी जानते हैं कि वे क्या हैं, पर वे क्या बन सकते हैं ये नहीं जानते, बट यू नो, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। वो आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, विथ बेस्ट विशेस। ठीक है, देखो इस डायरी में यूअर्स ओनली एंड फॉर एवर। प्यार तो भी ऐसी होता है, ऐसी लिखा जाता है प्यार में, डायरी न वायरी न ये न वो। के हम तुम उस जमाने में बहुत ज्यादा व्हाट्सएप था नहीं कुछ भी, तो हम लोग चिट्ठी लिखते थे। मैं लिखा हूं डायरी के पहले पेज पर, यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही सोचते हैं, बस सोचिए जुनून के साथ। यदि जुनून का अभाव है तो उसे पैदा कीजिए, क्योंकि जब तक सफलता के लिए जुनून ना हो, सफलता नहीं मिलती है। 10 साल पहले आप वह नहीं थे जो आज हैं, और 10 साल बाद भी आप वह नहीं रहेंगे जो आज हैं। मैं लिखा हूं, मैंने ये नहीं लिखा बाबू सोना तुमने खाना खाया नहीं खाया, ये सब नहीं लिखा। मैंने अपने प्रेम को ताकत बनाने के लिए मैंने जो है वो कोशिश की। ठीक है, मैंने उस जमाने में एक कविता लिखी थी भारती के लिए।
अब तुम लोग मजाक नहीं उड़ाना इस बात का। देखो अरेरा, ये क्या है, बहुत सेंटिमेंटल इशू है। तुमको अब हम शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। संभालो उन सपनों को, संभालो उन अपनों को, सहेजो उन विश्वासों को, बिखेरो उन खुशियों को, बांटो उन पलों को जो तुम्हारे हमारे साझे हैं। संभालो उन सपनों को, संभालो उन अपनों को, सहेजो उन विश्वासों को, बिखेरो उन खुशियों को, बांटो उन पलों को जो तुम्हारे हमारे साझे हैं। कुछ विश्वास, कुछ इरादे हैं, सपनों में बसी कहीं मंजिल, पर साथ रखो सदा हमारा ही दिल। पहुंचना है पकड़कर एक दूसरे का हाथ, शिखर पर ना हो अकेले, हो हमारा साथ। तो मैं लिख रहा हूं उसको, देखो सुनना। तो प्रिय भारती, समझना ना बाधा मुझको, मान लो शरीर का एक हिस्सा आधा मुझको। हम साथ पूरे ही पाएंगे अपनी मंजिल, कह ना सके कोई हमें प्यार का कातिल। तो तुम्हारा गीतेंद्र कहता है एक ही बात, साथ गुजारेंगे हर दिन और हर रात। 2003 में डायरी लिखी थी, तुमको सुना रहा हूं सच्ची कहानी, ठीक है। सच्ची कहानी बतला रहा हूं तुमको। तुमको क्या लगता है कि जीवन में प्रेम जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है? तुम क्यों बदनाम करते हो उसको? क्योंकि तुम उसके चक्कर में तुम जो है कभी ना तुम उसको मोटिवेट करते हो ना खुद को मोटिवेट करते हो। नाम लगता है प्रेम का। अरे हमारी शादी को बहुत साल हो गए, बच्चे हैं 2 हमारे, और वो बहुत बड़ी अफसर है। आज भी मैं उसको दोस्ती मानता हूं, आज भी मैं उसका उतना ही सम्मान करता हूं जितना पहले करता था। आज भी हम लोग जो है वो पॉलिटिकल मुद्दों पर, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर, कई सारे इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं, बजाय इसके बात करने की कि क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी ने क्या किया, तुम्हारे भाई ने कर दिया, तुम्हारी, ये सब फालतू बातें नहीं करते है ना। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं सोचने के लिए, और ये हमने प्रोटोकॉल शुरू में ही डाल दिया दिमाग के अंदर। बड़ा सोचें, वो मेरे हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट करती, मैं करता हूं। क्यों हम प्रेम को ताकत नहीं बना सकते हैं? अब तुम सोचो, तुम्हारा निर्णय है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज सुसाइडल थॉट्स के ऊपर है। सर, मेरे घर में कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लाइक पेरेंट्स का रोज झगड़ा होना, मेरा भाई मुझसे बड़ा है और वो बहुत बिगड़ा हुआ है, ममा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और मुझे भी बहुत बार मारता है बेवजह, और बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, और ममा भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। वो ममा की भी बहुत इंसल्ट करता है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। भाई की वजह से पापा का भी रोज ममा से झगड़ा होता है। मेरे पापा बाहर काम करते हैं और वो घर नहीं रहते, जिस कारण मेरा भाई घर में किसी की नहीं सुनता है, सभी को परेशान करता है। यहाँ तक कि 2 महीने पहले जब पापा घर आए, उन्होंने भाई की वजह से मम्मा पर हाथ भी उठाया था, और सब दादा दादी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैंने फिर झगड़ा सुलझाया। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, और भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। मेरा चाइल्डहुड भी बहुत डार्क है। मेरे रिलेटिव ने ही मेरे साथ छेड़छाड़ की, मुझे गंदी नज़रों से देखा, और मेरी ममा भाई ने हमेशा उसका ब्लेम मुझ पर डाला। आई फील वेरी डिप्रेस्ड। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा से अपनी क्लास की टॉपर रही हूँ। बहुत बार जब 2nd या 3rd रैंक आता था तो मम्मा डांटते थे। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम मी, बट आई लव हर ए लॉट। बट वो तब भी भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। इन सब रीजनों की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाई, और मुझे लगता है कि मेरी ही गलती है। But now I am fully focused on my way. Please tell me if it is still possible to get 2-digit rank in NEET 2022. It's my dream to get admission in IIMS Delhi. I promise मैं दिन रात एक कर दूंगी. But please only tell me if I have enough time for NEET 2022 or I should take a drop. I accept मेरी गलती थी that मैंने पढ़ाई पर फोकस नहीं किया, but I was so much distracted by all the issues. Please help me. देखिए, अब इसमें मैं सबसे पहले आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर करूंगा, क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम है? तो बिल्कुल आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज भी यदि आप नीट की तैयारी अच्छे से करते हैं, आप दिन रात एक कर देते हैं, तो नीट 2022 में आप 2 डिजिट के अंदर, बल्कि 1 डिजिट के अंदर भी रैंक ला सकते हैं। आपको एम्स दिल्ली मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो पढ़ना, खाना, सोने के अलावा कोई काम नहीं करना।
आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजें, सारी बुरी यादें, सारे बुरे के बुरे थॉट पर सबको आप कागज पर लिखिए, एक डब्बे में डाल दीजिए, प्रॉब्लम बॉक्स बना लीजिए और उस प्रॉब्लम बॉक्स में एक अपना समस्या जो आपको आ रहा है दिमाग थॉट लिखिए, नेगेटिव थॉट को अंदर डाल दीजिए कि मैं एग्जाम के बाद देखूंगी इसको। बिहेव लाइक ए मशीन, एक मशीन के समान व्यवहार कीजिए जिसके पास इमोशंस नहीं होते हैं, सिर्फ मोशन होता है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और रही बात आपके भाई के बुरे व्यवहार की, तो कई लोग घर में ऐसे होते हैं जो बुरा व्यवहार करते हैं, जिनको सामाजिक संबंधों की वैल्यू नहीं होती जिनको, लेकिन बात इतनी सी है कि वे आगे जाकर बड़ा सफर करते हैं। आप इतना सोचिए कि आप उस घर में एक ट्रैवलर के समान है, आप पैसेंजर के समान है। अभी आप उस घर में हैं, आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होंगे, आप एम्स दिल्ली पहुंच जाएंगी, आपकी लाइफ अलग होगी, आप वहां अपने दोस्तों के साथ आपके साथ रहेंगी, आप अपने मनपसंद चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी फ्रेंड सर्कल को डेवलप करेंगी, आप पढ़ेंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, आपकी लाइफ अलग होगी। आपका भाई लाइफ में आपसे फिर शायद से साल में एक बार दो बार मिलेगा, और जब साल में एक बार दो बार मिलेगा तो कितना मिसबिहेव कर लेगा बताइए। अभी तुम फंस रही हो अपने अंदर। मैं कह दूं आपसे, आपके भाई को ना मैं सुधार सकता हूं, ना आपकी मम्मी सुधार सकती है, ना आप सुधार सकती है, उसको सुधारेगी ये दुनिया। जो आसपास के लोग हैं ना, जब उसका व्यवहार देखेंगे तो वो उसको सुधारेंगे, और उस समय आप उसकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आपको अपनी हेल्प करनी है। तुमको अपने भाई के बुरे व्यवहार से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई को अफेक्ट कर नहीं करना है, नहीं तो आप उसके चंगुल में फंसे रहोगे। आपको उस घर से बाहर निकलना है, अपनी मम्मी के लिए बेहतर करना है, आपको घर से बाहर निकलना है, अपने आप को आजाद करना है, आपको चाइल्डहुड बैड मेमोरीज से बाहर उबरना है। तो तुमको अभी ताकत लगा देनी होगी नीट के लिए। तुम निकल जाओगी तो उस पूरे के पूरे घर से अभी बाहर निकलोगी, तुम्हारा सराउंडिंग बदल जाएगा बेटा, सराउंडिंग बदल जाएगा तो कहानी कुछ और होगी। रही बात कि मम्मी और भाई आपके बचपन में जो घटना घटी उसके लिए आपको ही ब्लेम करते हैं, तो वो गलत है। मैं कहता हूं कि छोटी बच्चियां देश के अंदर आज भी जो है वो कई सारी छोटी बच्चियां हैं जो घर के अंदर ही, अपने घर के अंदर अपने क्लोज रिलेटिव के थ्रू ही सेक्सुअल हरासमेंट का कई बार शिकार होती हैं, कई बार वो छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, घर में बोल नहीं पाती हैं, घर में बोलने पर लोगों को लगता है संबंध खराब हो गए। तो मैं कहता हूं, लिसन द चाइल्ड केयरफुली। आपकी मम्मी और आपका भाई मन से जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपको ब्लेम करते ताकि ये ऐसा दोबारा कभी ना हो जाए। और ये हमारे समाज का सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। ये हमारे समाज पर एक कलंक है कि जो शिकार होता है घटना का, जो विक्टिम होता है, उसको ही हम आरोपी बनाने की कोशिश करते हैं, और आरोपी खुला घूमता है और वो दूसरे को साथ फिर वैसा करता है। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, लोगों पे इतनी आसानी से भरोसा मत कीजिए। भूल जाओ, अतीत था, भूल जाइए उसको, भविष्य की तरफ आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा। तो आज का अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑन एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल बैड इंटेंशंस। सर, वी आर 4 brothers and sisters, 3 sisters, 1 brother, youngest. I am 23-year-old, Didi 25, sister 16 in class 10, brother 14-year-old in class 9. Belongs to Bihari family, lives in Durgapur of West Bengal. My family has grandfather, father, mother and us, hence family of 7 members, 2 BHK home. ठीक है। Grandfather is sole member, he runs our family. Father is not so strong and decision making person, and grandfather is now 80-year-old. Sir, one day ago a big incident happened. A small girl, 9-year-old, lived besides my home, takes tuition to my elder sister. After tuition she always used to play with us. Even she has no tuition, she come and play. From very childhood she used to come here and play, but suddenly one day ago she told her mother that my brother has had bad touched her. Now sir, it is at great shock to me. I am not in condition to understand what to do in situation. Sir, actually I don't have complete faith on that little child, because a day before these incidents same thing happened with her mother by her grandfather, and she told these to my elder sister. My brother and small sister told that the day in which these incidents happened, that day
she was talking about porn videos she watched in his dad's phone. So I was thinking that if she mixed these all in mind, and maybe she lies because sir, she used to lie always. Or even it may be true what she is telling, because sir, I am also a girl and I can understand the pain of these. Sir, I even cannot say that my brother can't do anything, because anything can happen in this dangerous world. But sir, we are very frank to each other. We used to talk every sort of thing. Even I have taught him all about hormones and reproduction. Now sir, that child's mom is saying that if her father will come to know about all this, he will kill my brother, since he is criminal. He has done all these even before. Sir, in my home it is known to only within four sibling only, because I can't even told to father because he will got tensed, and he is already having disease. के grandfather is already 80-year-old and he can't take all these at this age. My mother is too smart, is not smart. She will not understand all this and will make situation more complicated. Sir, now my only hope is you. What should I do in these conditions so that it can't affect both life ahead? Sir, please suggest me something. We are not able to handle all this. Please help us, sir. अब इस ईमेल में आप देखिए एक डायलेमा देखिए. एक 9 साल की छोटी बच्ची है, वो एलिगेशन लगाती है आपके भाई पर जो 14 साल का है, 14 इयर्स का है. उस पर एलिगेशन लगाती है कि उसने उसको बैड टच किया. अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपके मेल में आपको इस मेल के बारे में आपसे एक बातें सच बातें कहूंगा आपसे. मैं हार्ट कनेक्ट है तो यहां पे हम दिल से ही बात करते हैं, ठीक है. तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पर बहुत अधिक जजमेंटल बन रही हैं, और आप यहां पर अपने भाई की तरफ से आपने लेटर में आपने पूरा जो आपका फ्रेमिंग है वो ऐसा है कि वो लड़की गलत है. आप मेरे को सोच के बताओ, जब आप 9 साल की आप रही थी, क्या आपको सही गलत का अंतर मालूम था? उसकी मम्मी के साथ एक इंसिडेंट घटा तो उसको यह मालूम चला कि सही क्या है, गलत क्या है. क्या उस लड़की के साथ पहले से ऐसा नहीं हो रहा था? क्या वो लड़की उस लड़की के साथ में जो हुआ उसको आपको लाइटली लेना चाहिए? क्या आप अपने आप को उस लड़की की जगह रखकर देखती हैं? आप तो आप एक अपने आप को उस लड़की की जगह रखकर देखेंगी और भाई के प्यार से थोड़ा सा आप डिटेच होकर सोचेंगी, तो आपको लगेगा कि हमें इस मैटर को जो है वो सुलझाना चाहिए. उस बच्ची का अपने घर आना बंद कर देना चाहिए, ताकि जो भी ट्यूशन वगैरह है वो छोड़ देनी चाहिए उसको. अब उसका घर आना बंद कर देना चाहिए ताकि कल को ये इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो. अपने भाई को समझाना चाहिए कि प्लीज उस बच्ची से दूर रहना, दोबारा तुम उस बच्ची के पास मत दिखना, क्योंकि ये बड़ा मैटर है. तुम इसको इतने मजाक में हल्के में नहीं ले सकते हो. कारण उसके पीछे ये है कि अभी तक आपके घर के बड़ों को कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ आप भाई बहनों को मालूम है. और मैं कहता हूं आपसे कि 9 साल का छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है. मेरा भी बच्चा 8 साल का है इस समय, और मैं आपको बताता हूं उसमें बहुत सारी समझ नहीं होती है कि वो आप बोल रहे हो कि उसने पापा के मोबाइल में पॉर्न, तो उसने बताया ना आपको, तभी तो बच्चा है वो. तभी तो बच्चा है कि उसने अपने पापा के मोबाइल में देखा कोई पॉर्न वीडियो प्रेजेंट था, उस पॉर्न वीडियो को देख के उसने बताया कि दीदी उसकी पापा के मोबाइल में ये कुछ कंटेंट था. तो आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्ची जो है उसने कुछ देखा, अनयूजुअल देखा, उसने आपको शेयर किया. वो आप पे भरोसा करती इसलिए उसने आप पर शेयर किया, आपसे शेयर किया. समझदार होती, बड़ी लड़की होती तो ऐसा नहीं करती. वो छोटी बच्ची है इसलिए उसने देखा, कुछ अनयूजुअल दिखा, मोबाइल में बताया उसने कि कुछ मैंने अनयूजुअल देखा, आपको शेयर किया, आपने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया. मैं आपको खुलकर कह रहा हूं ये बात, आप भले ही बुरा मान जाए इस बात का, पर सच तो सच किसी को तो बोलना पड़ेगा. तो आपने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया. आपने उसकी मम्मी के साथ जो घटा, आपने उस इंफॉर्मेशन को भी ऐड ऑन किया. शायद से उस मम्मी की जो बात हुई होगी, उस बात को लेकर बच्ची को अवेयरनेस रही होगी, उसने बताया. तो आपको ये सोचना है कि वो छोटी बच्ची को मुझे प्रोटेक्ट करना है. वो 9 साल की, मैं देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, तुम्हारे भाई से नाराज हूं मैं, इसका पक्ष, ये बात नहीं है. बात इतनी सी है कि 9 साल की छोटी बच्ची और 14 साल के लड़के में फर्क होता है. 9 साल की छोटी बच्ची को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, अपने भाई को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, बच्ची को देना चाहिए.
कि वो उसकी बात यदि 1% भी सही है तो आपका भाई गलत दिशा में चला जाएगा, और यदि आज नहीं रोका आपने तो कल इसका बड़ा परिणाम होगा और कल वो भुगतेगा उस चीज को। बीइंग ए सिस्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर ब्रदर कि व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग। तुमको वो भले ही झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम आगे से उस बच्ची से बात नहीं करोगे, उसके आसपास नहीं दिखोगे, और तो और ऐसी खबर कोई दूसरा भी बोलेगा तो मैं तुमको ही आरोपी मानूंगी। The girls should save their world। लड़कियों को अपनी दुनिया बचानी होगी। लड़कियों को अपनी दुनिया में जो है इस तरह की जो है ना, आपको इन रिलेशनशिप से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। आपको ये सोचना होगा कि सही गलत क्या है। क्या उस 9 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ, क्या उस बच्ची ने गुड और बैड टच के बारे में बोला तो गलत है। अब मेरा बच्चा एक बार स्कूल गया, 7 साल का था, 2 साल पहले की बात है, 2019। 7 साल का, मतलब अभी 7 का नहीं 6 साल का था के स्कूल से लौट के आया। अक्सर मैं जब जो है नहाने जाता हूं, अपने बच्चे को बुला लेता था कि आओ आलिया तुम्हें नहला देते हैं। मैं नहला रहा था उसको, बोला पापा आई विल यूज माई सोप माई ऑन, ठीक है। मैंने कहा मैं लगाता हूं, नहीं। बोला डू यू नो, कुछ जगह ऐसी जो मेरी पर्सनल है, उसको गुड एंड बैड प्लेसेस एंड यू कांट टच मी। मैं शॉक्ड रहा। मैं पूछा कि किसने बताया, क्या बताया। उसने कहा कि टीचर ने बताया है कि ऐसा है ना। बस स्कूल बस में ड्राइवर यदि बोले कि हमारे गोद में आके बैठ जाओ, नहीं बैठना, हमको उठ के सब बताया, हमको उठ के। तो फिर ना ठीक है बेटा, फिर ना उसकी टीचर से बात किया। टीचर ने बोला कि नहीं, मम्मा पापा जो है तुमको नहलाएंगे तो तुम नहा सकते हो बेटा, है ना, ठीक है ना। तुम उसको बच्चा, और लेकिन मैंने उस बच्चे को उस समय कुछ नहीं बोला। मैंने टीचर से बात किया कि ऐसा ऐसा है, हुआ है, तो मतलब अच्छी बात हमने सिखाया। लेकिन उसमें थोड़ा सा ना, बच्चे छोटे होते हैं, नहा नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने तो कभी कभी बेटा क्या होता है कि हम छोटे बच्चों को है ना सुनते नहीं है, उनको सुनना चाहिए उनको। और ये इसके पहले वाला हमने जो केस से बात की, वहां पे एक बच्ची के साथ में बचपन में कुछ गलत हुआ, आरोप आज भी उस लड़की पे लगा रहे हैं, उसके भाई और मदर। तुम्हें लगता नहीं कि लड़की होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि यदि वो झूठ भी बोल रही है, मान लो वो झूठ भी बोल रही है, तो क्या आपके भाई को सही ट्रैक पे रखना आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप उसको इस बात के लिए बोले आपको उस बच्ची को नहीं आने देना चाहिए घर पे, आपको वो ट्यूशन बंद कर देना चाहिए, आपको कोई दूसरा ट्यूशन ले लेना भाई किसी और का। उसकी मम्मी से यदि आप कन्फ्रंट करेंगे तो वो कन्फ्रंट करते करते मैटर बढ़ेगा। आपको यही बोलना चाहिए कि 1% भी इस बारे में सच्चाई है तो मैं अपने भाई को आपकी बेटी के पास नहीं आने दूंगी, और प्लीज से दूर रखिए। और हम क्षमा चाहते हैं इन चीजों के लिए। आगे से कभी ऐसा हमारी तरफ से नहीं होगा, और ऐसा यदि हुआ भी है तो मैं एक लड़की होने के नाते, बहन होने के नाते आपसे सॉरी बोलती हूँ, और अपने भाई को मैं समझाऊंगी कि दोबारा कभी ऐसी चीज सुनने में भी नहीं आना चाहिए। वो मदर वो गुस्सा शांत हो जाएगा उसका। सच्चाई तो यह है कि आपको अपने भाई को समझाना है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो गलत है, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन समझाइश कभी गलत नहीं होती। समझाइश वो गलत है या नहीं जानते, लेकिन आपकी समझाइश जाया नहीं जाएगी इस बात। उम्मीद है कि आप इस मैटर को उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर सॉर्ट आउट करेंगे। आप इंफॉर्मेशंस को जोड़कर आप उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप छोटी बच्ची है, नहीं जानती कुछ वो, वही यदि 15 साल 20 साल की लड़की होती तो शायद से आप ऐसा सोचते तो मैं मान भी लेता इस बात को। लेकिन मुझे इतना पता है कि लड़कियां जनरली इन चीजों पर झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि ये चीजें उनको बहुत अफेक्ट करती हैं। चलिए आज हार्ट कनेक्ट में इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आप अपने जो भी समस्याएं हैं, आप दिए गए ईमेल आईडी पर आप उन समस्याओं को आप भेज सकते हैं, और हम उसमें से जो रिलेवेंट इशू उनको जरूर लेते हैं। और आप कुछ और भी चाहते हैं हार्ट कनेक्ट में तो वो सजेशन भी हमको भेजिए, हम लोग उसको शामिल करेंगे। बाय बाय।